हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू तेंजिन फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो गाइस मैंने चैनल की मेंबरशिप को स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर 3 लेवल्स है, लिनियर लेवल, बिल बम्बानी लेवल और टोनी स्टार्क लेवल। तीनों ही लेवल के अपने अपने बेनिफिट्स है, तो अगर किसी को भी मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली जियामू से कार के पैसे लेने के लिए कार मैनेजर आया होता है। तभी ली जियामू बोल रहा होता है, 1 सेकंड रुको, मैं पहले कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें पेमेंट करता हूँ। फिर ली जियामू एक एक करके सारे बैंक में कॉल करता है, पर सारे बंदे बोल रहे होते हैं सॉरी पर आपके अकाउंट में ना 0 बैलेंस है। शॉक्ड होते हुए ली जियामू सोच रहा होता है मैंने $90 बिलियन अकाउंट में रखे थे, आखिर ये सारे के सारे पैसे गायब कैसे हो सकते हैं। बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर पहले आप कार्स के लिए पे कर दीजिए, उसके बाद में बात करते रहिएगा। हमने ऑलरेडी इस कार का डिपॉजिट पे कर दिया है, अगर फुल अमाउंट नहीं दिया तो सारा का सारा पैसा चला जाएगा। ली जियामू बोल रहा होता है तुमने सब कुछ देखा ना, और तुम्हें पता है कि मेरे अकाउंट से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आखिर पेमेंट कैसे कर सकता हूँ। मेरे पूरे $90 बिलियन पता नहीं कहाँ चले गए। ये सब उस कुतिया कियाना काम होगा, उसी को मेरे अकाउंट का पासवर्ड पता था। फटाफट से किसी असैसिन को हायर करो ताकि उसको मार सके। बुढ़े बटे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी जो बटलर होता है वो ली जियामू को थप्पड़ मार देता है। बटलर बोल रहा होता है आज तक तेरे पास में पैसे थे, इसी वजह से मैं तेरे को यंग मास्टर करते फिरता रहता था, पर आज जाके तेरे पास में पैसे नहीं है तो तू मेरा यंग मास्टर नहीं है, सिर्फ एक बेवकूफ सा लड़का है जिसके दिमाग में भूसा भर चुका है। सिर्फ तेरे पैसे की वजह से ना मैं तेरी हर एक बेवकूफी को टॉलरेट करता था, लेकिन अब तो तेरे पास में पैसे ही नहीं है, तो फिर आखिर मैं तेरी इस बेवकूफी को क्यों झेलूंगा। बैंक मैनेजर बोल रहा होता है कैसे कैसे फकीर हमारे शोरूम से गाड़ी को बुक कर लेते हैं, यहाँ पे आने की वजह से मैं कितना टाइम वेस्ट हो गया। बॉडीगार्ड्स भी बोल रहे होते हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, अभी तो तुम्हारे पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम हमें सैलरी क्या पे करोगे। ऊपर से बॉडीगार्ड तो वो रखते हैं ना जिनके जान के ऊपर खतरा होता है, तुम जैसे कंगाल के ऊपर तो क्या ही खतरा होगा। ये बोलते वो सारे लोग वहाँ जाने लगते हैं। ली जियामू बोल रहा होता है नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, सालों से तुम लोगों ने हमारे लिए काम किया है, आखिर तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो। और बटलर सन आप तो मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकते। ये बोलते वो बटलर सन का पाँव पकड़ लेता है। जियामू बोल रहा होता है बचपन से बटलर सर आपने मुझे बड़ा होते हुए देखा है, मैं ये बात मानता हूँ कि आज मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास में एसेट्स की कमी है। मेरे पास अपना खुद का एक विला है ना, मैंने यहाँ पे आने से पहले 100 मिलियन का एक विला खरीदा था, अगर मैं उस विला को बेच दूंगा तो मेरे पास में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, कम से कम आप तो मेरे पास रुक जाइए। बटलर सन बोल रहे होते हैं कि तुम किस विला के बारे में बात कर रहे हो, वो 100 मिलियन वाला विला ना तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। लगता है कि तुमने उस विला के डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते हुए ना ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो विला किसका है। अगर मैं सच कहूँ ना तो अभी भी तुम्हारे पास में कम से कम 1 बिलियन के एसेट्स होते, पर अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारे नाम पे जितने भी एंटिक्स और विला है ना वो सारे के सारे मेरे नाम पे है, तो तुम्हारे कुछ बिलियन के एसेट्स तो मुझे मिलते हैं, और वैसे मैंने तुम्हारे लिए काफी सालों तक काम किया है तो मैं तो ये हक बनता है। तो ली जियामू अब तुम कंगाल, बेघर और बेकार इंसान बन के रह चुके हो, पर टेंशन मत लो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनी है जिन लोगों ने रोड से स्टार्ट किया और बहुत ही बड़े आदमी बन गए। अगर तुम भी ट्राई करोगे तो क्या पता तुम भी कुछ कर लो। ली जियामू बोल रहा होता है बुढ़े कहीं के, आखिर तू मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, तुझे नहीं पता मैं भले ही कंगाल भी हो जाओ तो भी क्या हुआ, मैं रहूंगा तो ली जियामू ही। मेरे एसेट्स भले ही मेरे काम ना पर मेरे कनेक्शंस तो काम आएंगे ना। ली जियामू का कॉलर पकड़ते हुए बटलर बोल रहा होता है बेवकूफ तुझे पता नहीं है कि दुनिया कितनी छोटी है, अब तेरी वही औकात हो गई है ना जो कि इस गली में फिर रहे कुत्ते की है। सभी लोगों ने कनेक्शंस उस ली जियामू से बनाया था जो कि उनसे भी ज्यादा रिच और पावरफुल था, ना कि तेरे से कंगाल के साथ में। लेकिन फिर भी अगर तू कनेक्शंस की बात कर रहा है ना तो एक काम करना, जाके उनके विला के बाहर खड़े हो जाना, उनके गेट तक तेरे नहीं खुलेंगे। जाते हुए यही बोलना चाहूंगा कि अपने वहम की दुनिया से बाहर निकल जा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, देखना बिना पैसे के तेरे साथ में क्या होता है। सभी के जाने के बाद में ली जियामू बोल रहा होता है सच में इस दुनिया में पैसा ही बोलता है। ये सभी लोग कुछ टाइम पहले मेरे कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे थे, मेरे एक इशारे पे आगे और दूसरे इशारे पे पीछे, लेकिन पैसा न होने की वजह से इन सभी ने अपनी औकात दिखा दी। लेकिन किसी ने ये बिल्कुल सच कहा है, भले एक बिलियनर कितना ही बर्बाद हो जाए लेकिन वो हमेशा एक गरीब से ना बहुत ही अमीर होता है। इन सभी के धोखे के बावजूद भी मेरे पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। अभी भी मेरे हाथ में एक एंटिक वॉच है जिसको अगर मैं मार्केट में बेचूंगा ना तो कम से कम $1 मिलियन तो मिल जाएंगे, और 1 मिलियन ना कोई कम अमाउंट नहीं होता। इस पैसे के साथ में मैं अच्छा खासा कम पे कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इन सभी लोगों से ना एक एक करके बदलूंगा। फिर वो अपने मैप को खोलते हुए हॉक शॉप सर्च करने लगता है ताकि वो अपनी इस वॉच को बेच सके। जियामू बोल रहा होता है चलो ये काफी अच्छी बात है कि ये शॉप ना ज्यादा दूर नहीं है। तभी उसके सामने हॉक शॉप आ जाता है।
जियामू सोच रहा होता है अब मेरी किस्मत ना फिर से बदलेगी। इस शॉप में एंटर करने के साथ ही मैं अपने साथ में बहुत सारा पैसा लेके बाहर निकलूंगा और फिर मैं दिखाता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। तभी कोई जियामू के कमर पे बंदूक रख देता है। पीछे खड़े बंदे बोल रहे होते हिलना मत वरना हम ट्रिगर दबा देंगे। तुम्हारे पास में जो भी कुछ है ना वो सब हमें दे दो, खासकर तुम्हारी ये महंगी सी वॉच। वैसे लड़के तुम ना बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तुम इस सुनसान सी गली में अपने वॉच को लहराते हुए चल रहे हो और तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम इतने महंगे लुई विटॉन के कपड़े पहन के इस गली से निकल जाओगे। अगर चोर अपने सामने से सोने की बिस्किट को गुजरते हुए देखेंगे तो वो छोड़ेंगे थोड़ी ना। ली जियामू बोल रहा होता है बदले मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करना। घड़ी को हाथ में लेते हुए चोर बोल रहा होता है कि कमाल की एंटीक वॉच है। मुझे कभी लगा था कि इस गली में ना कोई बेवकूफ अपने साथ में इतनी महंगी वॉच लेके आएगा। आज तो हम लोगों को बहुत ही दबा के पैसे मिलने वाले हैं। जियामू बोल रहा होता है क्या मैं जा सकता हूँ? इसके अलावा मेरे पास में ना कुछ भी अच्छा नहीं है। तभी वो बंदे उसको घेरते हुए बोल रहे होते नहीं तुम नहीं जा सकते। तुम्हें देख के लग रहा है ना कि तुम हमारे उस से बिलोंग नहीं करते। बाकी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन हमारे उस में लड़कों को भी छेड़ा जाता है। अब हम तुम्हें अपने साथ में ना एक बहुत ही खास जगह लेके चलेंगे जहाँ पे हम उस वाले तुम्हें दिखाएंगे कि आखिर हम कौन से काम करने में परफेक्ट है। आज तुम कोई ऐसा देखने और फील करने वाले हो ना जो कि तुमने आज से पहले कभी भी फील नहीं करा। और तुम्हें एक बहुत ही कमाल की सीख भी मिलेगी कि कभी भी किसी सुनसान गली में अकेले नहीं घूमते। ली जियामू सोच रहा होता है मुझे इन लोगों की बातों को सुन के तो डर क्यों लग रहा है और इनके इंटेंशन ना मुझे लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। पर मैं तो क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये लोग तो लड़के हैं, आखिर ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। फिर वो सभी के सभी जियामू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जियामू बोल रहा होता है पीछे हट जाओ, मेरे साथ कुछ भी मत करना। फिर उन सुनसान गलियों से लगातार 4 घंटे तक ली जियामू की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। पर अफसोस की बात तो ये है कि उन सुनसान गलियों में कोई भी नहीं होता ली जियामू की गुहार को सुनने के लिए। ली जियामू के साथ में क्या हुआ ये सिर्फ और सिर्फ उन सुनसान गलियों ने देखा, बाकी कोई देख ही नहीं पाया। और जब हमें ली जियामू को दिखाया गया तो वो बहुत ही घायल अवस्था में जमीन में पड़ा हुआ था। उसके ऊपर कुछ $100 के नोट भी फेंके गए थे। जाते हुए वो सारे बंदे बोल रहे होते आज तो मजा ही आ गया, इस लड़के ने हम लोग को पैसे भी दिए और साथ में बहुत ही मजे भी कराए। लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इसी वजह से हम तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे $300 देके जा रहे हैं। अगर तुम कभी हम लोग को वापस दिखे तो हम तुम्हारी सर्विस लेने के लिए जरूर आएंगे। जियामू सोच रहा होता है कुतिया कियान और कुत्ते के बच्चे टोनी स्टार्क तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा वेट करो। मैंने आज कसम खा लिया कि जब तक मैं अपना रिवेंज नहीं लूंगा तब तक मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आज तुम लोग की वजह से मुझे उषा की स्पेशलिटी देखने को मिल गई। जो दर्द मैंने सहा है ना उसका 100 गुना तुम लोग को पेबैक करना होगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि छींकते हुए बोल रहा होता है लगता है कोई तो मुझे याद कर रहा है। टीचर बैन बोल रहे होते हैं टोनी क्या तुम ठीक हो? देख के लग रहा है कि तुम्हें जुकाम हुआ है। टोनी बोल रहा होता है नहीं नहीं टीचर बैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना कि आजकल मैं इतने अच्छे काम करता हूँ कि याद करने वालों की कमी ही नहीं होती। कभी फाउंडेशन को लेकर अच्छे काम कर देता हूँ तो कभी अपने बिजनेस लेवल को लेकर अच्छे काम कर देता हूँ। सभी के सभी काफी ज्यादा खुश है मुझसे। वैसे आप बताइए आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? क्या आपको मुझसे कोई काम था? टीचर बैन बोल रहे होते काम तो नहीं था पर तुम्हें कुछ बताना था। असल बात यह है ना कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ तो मैं सोचा कि मैं रिजाइन कर ही रहा हूँ तो तुम्हें बता दूँ। मैं कभी रिजाइन करने का नहीं सोच पाता लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रिजाइन कर रहा हूँ। शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होते क्या आप रिजाइन कर रहे हो और वो भी मेरी वजह से रिजाइन कर रहे हो? टीचर बैन आगे ऐसा भी क्या हो गया जिसकी वजह से आपको रिजाइन करने की नौबत आ गई? क्या फाउंडेशन में काम करते टाइम किसी ने आपके साथ में मिसबिहेव करा या फिर मेरी वजह से कोई दिक्कत आई? अगर आपको किसी भी चीज को लेकर दिक्कत है तो हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। रिजाइन करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, आखिर मुझसे बोलने में क्या ही शर्म। टीचर बैन बोल रहे होते हैं नहीं नहीं टोनी तुम ना मेरी बात को गलत समझ गए। फाउंडेशन में तो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और मैं काम करके भी काफी ज्यादा खुश हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ वो भी तुम्हारी वजह से। इसका मतलब था कि मैं प्रोफेसर के पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने अपने लाइफ के स्टार्टिंग से ही प्रोफेसर के तौर पे काम करा, पर जैसे मैं तुम्हारे फाउंडेशन में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ ना तब मेरे को पता चला कि मैं कितना अच्छा काम कर सकता था। मैं प्रोफेसर के तौर पे भी काम करते हुए काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने लाइफ का ना बेस्ट काम कर रहा हूँ। जब मैं अपने आंखों के सामने लोगों का अच्छा होते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही अच्छा कर लिया। एक प्रोफेसर के तौर पे मैंने कभी भी इतनी इज्जत नहीं कमाई थी जितना कि मैंने तुम्हारी कंपनी में काम करके कमा लिया। लेकिन अभी दिक्कत की बात तो ये है ना कि मेरे लिए दोनों काम को साथ में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। यूनिवर्सिटी में 6 घंटे काम करने के बाद में फाउंडेशन में काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है और मैं दोनों में से किसी भी जगह पे अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा। तो इसी वजह से बहुत सोचे समझने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फुल टाइम ना फाउंडेशन को दूंगा और अपने यूनिवर्सिटी की पोजीशन से ना हमेशा के लिए रिजाइन कर दूंगा। टोनी बोल रहा होते टीचर बैन अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आपने देख ही लिया कि हमारे साथ में पार्ट टाइम जॉब करके आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। अगर आप फुल टाइम काम करोगे ना तो आपका करियर और भी चमक जाएगा।
मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो नेफ्यू है ना पीटर, उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरी फाउंडेशन में लगा देना। टीचर बैन बोल रहे होते, नहीं नहीं पीटर तो भी बहुत ही छोटा है, अभी तो वो स्कूल में है। वैसे टोनी तुम्हारी तो यहाँ की स्टडी कंप्लीट हो गई ना, अब तुम अपने आगे की स्टडी करने के लिए कहाँ जाने की सोच रहे हो? मैंने सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने तुम्हें गारंटेड सीट को ऑफर करा है। वैसे हु यूनिवर्सिटी ना बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी है, तुम उसे भी ज्वाइन करने का सोच सकते हो। टोनी बोल रहा होता है, हाँ ये बात सच है कि मुझे हु यूनिवर्सिटी वालों ने ऑफर करा था, पर वो सिर्फ इकलौती यूनिवर्सिटी नहीं है जिन लोगों ने मुझे ऑफर करा है। कंट्री के यहाँ तक कि वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी ने ना मुझे ऑफर कर रखा है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मुझे हर जगह से ऑफर आ रहे हैं, पर मैं अभी ना कंट्री से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो इसी वजह से सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कंट्री के किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। बहुत सोचने के बाद में मैंने सोचा कि मैं यांजिंग यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। ग्रेजुएशन के लिए वो सियोल से ज्यादा दूर भी नहीं है और मेरे लिए बेस्ट भी रहेगा, और मुझे एक नया बिजनेस भी डेवलप करना था। इसी वजह से मुझे यांजिंग जाना भी था, तो वहाँ जाके मैं पढ़ भी लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं जल्दी एक ब्यूटी पेजेंट शो स्टार्ट करने वाला हूँ। टीचर बैन बोल रहे होते, क्या ब्यूटी पेजेंट शो? सच में टोनी तुम एक ऐसे बच्चे हो ना जो कि बहुत ही आगे का सोचता है। अलग अलग बिजनेस में होने के बावजूद भी तुम नई नई चीजों को ट्राई करना चाहते हो, ये बहुत ही कमाल की बात है। वही सीन चेंज होता है, मैं डार्क वेब के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। चिल्लाते हुए मिस्टर एक्स बोल रहा होता है, उस कमेंट टोनी स्टार्क ने ना हम लोग को फिर से बेवकूफ बना दिया। नोरा को पकड़े हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन उस टोनी स्टार्क को तो इसके यहाँ पे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपनी बहन वांग को लेके वो डायरेक्ट चना निकल गया। उसके बाद में उसने यहाँ पे आने की कभी सोची भी नहीं। पता नहीं हमारे जो इंटेलिजेंस वाले लोग हैं वो कर क्या रहे हैं। टोनी स्टार्क के बारे में उन लोगों ने जितनी भी न्यूज दी थी सारी की सारी ही गलत थी। और आखिर वो बेवकूफ कौन है जो कि बोलता है कि पहले पैर को कोई नहीं भूल सकता? टोनी स्टार्क तो सब कुछ भूल गया। घबराते हुए डार्क वेब का बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर एक्स अब हम लोग को क्या करना है? क्या उस नोरा को हम लोग मार डाले? क्योंकि अगर टोनी स्टार्क को उसे फर्क ही नहीं पड़ा तो फिर उसको जिंदा रखने का क्या ही फायदा? मिस्टर एक्स बोल रहे होते, नहीं नहीं किसी को भी मारने वाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हें यूज करना आता है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। और ये तो फिर भी एक इंसान है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल चीज होती है। हम लोग जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, इसको एक्सपेरिमेंट का एक टेस्ट सब्जेक्ट बना दो। वैसे भी हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी लोगों को डाला है ना, वो सारे के सारे ही मारे गए। अगर ये लड़की वहाँ पर जाके सर्वाइव कर पाई तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाई तो इसकी किस्मत। वैसे भी तो हम इसको मारने ही वाले थे ना, तो ये मर भी जाएगी तो कितना फर्क पड़ता है। आज तक हम टोनी स्टार्क के सामने हर बार लगातार हारते हुए आए हैं। हमारे टॉप असिस्टेंट्स भी टोनी स्टार्क के हाथों हार गए, और इस सब का रीजन कोई बहुत ही बड़ा नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटा सा रीजन है। कभी भी हमारे पास टोनी स्टार्क के खिलाफ ना सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को बताया गया कि टोनी स्टार्क के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनमें से एक है वांग और दूसरी है नोरा। हमारे इंटेलिजेंस को लगा कि वो नोरा को बचाने के लिए आया है, पर असल में टोनी स्टार्क का पर्पस वांग थी। अगर आज हमारे पास में वांग होती ना, तो टोनी स्टार्क पक्का से हमारे जाल में फंस गया होता, पर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम लोग हार गए। अब जो हमारा अगला बार होने वाला है वो पूरे इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होने वाला है। जल्दी टोनी स्टार्क हमारे चैनल के अंदर ना एक ब्यूटी पेजेंट शो रखने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारी चाइनीज ब्यूटीज पार्टिसिपेट करेंगी। हमारी नंबर 1 असिस्टेंट डूम्सडे वो चैनल चली गई है, और इस बार हमारा प्लान है कि वो शो को ज्वाइन करेगी, ताकि वो टोनी स्टार्क के बारे में सब कुछ जान सके और उसे क्लोज भी आ सके। अगर एक बार के लिए हमारा जो असोसिएशन का प्लान है वो फेल भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, हमें कम से कम टोनी स्टार्क के जेनेटिक सैंपल तो मिल ही जाएंगे। हम सभी को पता है कि टोनी स्टार्क की बॉडी की लिमिट ना नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है। उसके जेनेटिक सैंपल मिलने के बाद में हम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर वो इतना पावरफुल है कैसे। और वैसे भी ये बात तो सभी को पता है कि टोनी स्टार्क एक प्लेबॉय है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के सारी की सारी कंपनी की सीईओ लड़कियां है, और हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से सारी की सारी लड़कियां ना उसके बहुत ही क्लोज है। अगर हम एक लड़की को वेपन बना के उसके खिलाफ यूज करेंगे ना, तो पक्का से वो हमारे जाल में फंस जाएगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हुए गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि टोनी के साथ में क्या ही दिक्कत है, क्या वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता? हम देखते ये और कोई नहीं बल्कि मैंग मैंग होती है। मैंग मैंग बोल रही होती है, मैंने यहाँ पे तुम सभी लोगों को बात करने के लिए इसी वजह से बुलाया है, क्योंकि टोनी ने एक बहुत ही बड़ा कदम ले लिया है। यांजिंग के अंदर वो जल्दी एक ब्यूटी पेजेंट शो रखवाने वाला है, और तुम सभी को पता है कि ये शो रखवाने के पीछे उसका मोटिव क्या होगा। पैसे कमाने के लिए उसके पास में पहले से ही हजारों सोर्सेज है, फिर आके वो इस सोर्स के ऊपर हाथ क्यों डाल रहा है? असल में उसको खुद के लिए ना कंकूबाइंस चाहिए। उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ 7-8 लोग काफी नहीं है, उसको और भी लड़कियां चाहिए। जाओकी बोल रही होती है, मैंने सुना है कि शो की जज नताशा है। नताशा बोल रही होती है, अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं तो जज बनने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं हूँ। मेरे साथ में जो दूसरी जज है ना वो है डेजी स्विफ्ट। मुझे पता है कि अगर मैं उसके साथ में बैठूंगी ना तो पक्का से लोग मुझे बहुत ही ट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी टोनी के इंसिस्ट करने की वजह से मेरे को जज बनना पड़ गया।
और मैं जज ना इसी वजह से भी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे को पता था कि टोनी का मोटिव क्या है। स्कारलेट बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग टोनी को बहुत ही नीचा गिरा हुआ समझ रहे हैं? टोनी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। वैसे भी उसकी एक फिल्म सिटी है ना, वो अपने फिल्म सिटी के हिसाब से सुरखवारा होगा। चू युमा बोल रही होती है, मुझे भी लगता है कि स्कारलेट बिल्कुल सही बोल रही है। टोनी को तो वैसे भी लड़कियों की कोई कमी है नहीं, तो फिर आके वो शो क्यों रखवाएगा? और अगर उसको लड़कियां चाहिए भी होंगी ना, तो उसको ऐसे ट्रिक्स खेलने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे वर्ल्ड की टॉप ब्यूटीज है। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।